हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल एसएससी 24/7 पाठशाला में, जहाँ पे हम कर रहे हैं बेटा अपने करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। और अभी हम अप्रैल महीने के पहले सेट के यानी कि 25 क्वेश्चंस की ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाल चुके हैं। आज बारी है बेटा दूसरे सेट की, यानी कि अपना जो ब्लेड रूपी पेन है बेटा उसको लेके तैयार हो जाइए। ठीक है, ये सर्जिकल ब्लेड से कम नहीं है, बस अपने हाथों में मत घुसेड़ लेना इसको। इसे यूज करो सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स बनाने में और पढ़ाई लिखाई करने में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन जो है बहुत बढ़िया चल रही होगी बच्चों, क्योंकि सीएचएसएल जो है वो सर पे आ चुका है। 12 तारीख को उसका शुभारंभ है। ठीक है, अब देखो क्या होता है इस वाले में, कितना बवाल होता है और कितना अच्छे तरीके से एग्जाम होता है। एग्जाम होगा या बवाल होगा ये तो सिर्फ देखो 2 या 3 लोग जानते हैं, एक सुपर स्कैम कमीशन और एक एडी कुट्टी नाम की कंपनी। ठीक है, अब देखो इसमें हो सकता है कुछ सुधार भी हो चुका हो, क्योंकि जैसा फेज 13 में हुआ था, फिर उसके बाद स्टेनोग्राफी का एग्जाम हुआ। ठीक है, स्टेनो ग्रेड सी और डी का सीबीटी हुआ। उसमें थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस ना कम कर दिए गए थे, हालांकि पेपर बहुत घटिया था। ठीक है, वो सेम सिचुएशंस थी, बट लेवल अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए फेज 13 से, तो वो इस बार कम था। फिर उसके बाद सीजीएल हुआ, उसमें थोड़ा थोड़ा सा और कम हुआ। हालांकि वो सेम सिचुएशंस थी, लेकिन कंपेयर करें फेज 13 से स्टेनो से, तो उसमें और ज्यादा कम हो गई। तो अभी तो काफी टाइम हो चुका है, तो हो सकता है इनको थोड़ी सी दया आ गई हो। ठीक है, सुपर स्कैम कमीशन को और एडिकुत्ती कंपनी को। तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर दिया गया हो कि चलो थोड़ा सा भला कर देते हैं बच्चों का। ठीक है, बाकी उम्मीद ज्यादा मत रखना, पेपर कैसा भी हो सकता है, मॉनिटर कभी भी बंद हो सकता है। एक और बढ़िया सी चीज करी थी इन्होंने, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, जो भी सीएचएसएल देने जा रहे हैं, मतलब देखो पहले ये कहते थे कि बच्चे को हम पहले इसलिए नहीं बताना चाहते कहीं वो जाके वहां पे सेटिंग ना कर ले। पता नहीं बच्चा कौन सी सेटिंग कर रहा था, अपने रिश्ते की सेटिंग कर रहा था, अपनी महिला मित्र के साथ सेटिंग कर रहा था, या नकल की सेटिंग कर रहा था। अब खुद ही जो है इन्होंने प्रेफरेंस फॉर्म दे दिया, यानी कि आप सिटी भी भरो, आप अपनी मनपसंद सिटी भरो बच्चों। दिन चुनो कौन से दिन आपको एग्जाम देना है, साथ ही साथ आप शिफ्ट भी चुन लो। हैं, अब बच्चे नकल नहीं मारेंगे, बकलोल कंपनी। ठीक है, बिल्कुल ही बकलोल वाली हरकतें कर रहे हैं, क्या ही बोले इनको। चलो छोड़ो, स्टार्ट करते हैं फिर आज अपना करंट अफेयर्स का दूसरा सेट। ठीक है, इनकी बकलोली तो खत्म नहीं होगी, लेकिन हमारा पढ़ने के लिए बहुत सारा सिलेबस है, जिसके लिए हमारे पास समय कम है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर पोस्टमार्टम करना अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एवर हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन इनॉग्रेटेड। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये बनाया गया है बेटा नथाटॉप, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नथाटॉप, जम्मू एंड कश्मीर में। देखो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये इंडिया का पहला हिमालयन हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर है, जिसका उद्घाटन किया गया है कब? 8 अप्रैल 2025 को, डेट याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये जो सेंटर है बेटा ये कहाँ पर स्थित है? नाथाटॉप, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर, वहीं पे नाथाटॉप में इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसकी जो कुल ऊंचाई है बेटा वो लगभग 2250 मीटर्स है समुद्री तल से। ठीक है, सी लेवल से ये कम से कम 2250 मीटर की ऊंचाई पर है। The purpose is to study climate change, atmosphere, aerosols and clouds in the Himalayan region। इसका उद्देश्य क्या है? हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, वायुमंडल, एरोसोल और बादलों का अध्ययन करना। ठीक है, इसमें भारतीय वैज्ञानिकों और स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं के बीच साझेदारी भी शामिल है। क्लियर है? इट इन्वॉल्व्स अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड। क्लियर है? तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी है हमारे भारत के पहले हिमालयन हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं बेटा, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बेटा हमारा ऑप्शन बी को, यानी कि 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को ही गठन हुआ था किसका? WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसी दिन हम मनाते हैं 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, अब अप्रैल में जितने भी हमारे मुख्य दिवस होते हैं वो किस तारीख पर आते हैं, उन सभी की लिस्ट हमने यहाँ पर बना रखी है। तो एक बार चलो गो थ्रू करते हैं। आप लोगों को इसको अच्छे से अपने नोट्स में बना लेना है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं। हमने अप्रैल महीने के जितने भी सारे के सारे दिन होते हैं वो सब के सब कवर कर लिए हैं। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है किसी भी एरी गैरी कंपनी के लिए कि कोई भी उल्टा सीधा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए और आप लोगों को वो दिखाई ना दे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करा है बेटा, हर एक दिन कवर कर लिया है।
जैसे कि देखो अप्रैल 1 को क्या मनाते हैं बेटा, हम अप्रैल 1 को मनाते हैं उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा डे, ठीक है। 2 अप्रैल को आता है हमारा वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऐसे ही 4 अप्रैल को आता है बेटा हमारा इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, यानी कि 5 अप्रैल को। और 5 अप्रैल को आता है बेटा हमारा नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है। फिर 6 अप्रैल को आता है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 7 अप्रैल जैसा अभी हमने बात करा वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। 10 अप्रैल को आता है हमारा वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। देखो होम्योपैथी से इलाज अगर आप कराना चाहते हो तो आपके अंदर पेशेंस बहुत होने चाहिए, ठीक है। आपको कम से कम बहुत 10 साल का पेशेंस चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी जो है वो बहुत देर से अपना असर दिखाती है, लेकिन अच्छी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, मीठी लगती हैं खाने में। 11 अप्रैल को देखो बेटा आता है ज्योतिबा फूले जयंती, ठीक है। ज्योतिबा फूले जयंती, नेशनल सेफ मदरहुड डे भी इसी दिन को मनाते हैं, ठीक है। 12 अप्रैल को आता है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ऐसे ही 13 अप्रैल को आता है बेटा हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर कॉमेमोरेशन डे, ठीक है। और इसी दिन हम मनाते हैं बैसाखी भी, ठीक है। 14 अप्रैल आप सभी जानते हैं अंबेडकर जयंती, ठीक है, BR अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे। और इसी दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड चागास डिसीज डे, ठीक है। 18 अप्रैल को बेटा आता है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को हम मनाते हैं बेटा वर्ल्ड लिवर डे, ठीक है, वर्ल्ड लिवर डे, ठीक है। लिवर अपना सुरक्षित रखो, कम पियो, ठीक है, उल्टी सीधी चीजें कम पियो, पानी ज्यादा पियो, डिटॉक्सिफिकेशन करो अपने शरीर का, ठीक है, क्योंकि शरीर ही मनुष्य की इकलौती संपत्ति है, उस संपत्ति का थोड़ा सा ध्यान रखे करो, ठीक है। 21 अप्रैल को आता है बेटा हमारा नेशनल सिविल सर्विसेज डे, और इसी दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ठीक है। 22 अप्रैल को सबसे महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि अगर ये ना होता तो हम ये क्वेश्चन करने के लिए अभी यहाँ पर बैठे ना होते। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। अगर पृथ्वी ही ना होती तो हम ये क्वेश्चन कहाँ से करते कि पृथ्वी का भी एक दिवस होता है, तो ये होता है बेटा 22 अप्रैल को, ठीक है। 23 अप्रैल को आता है हमारा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, और इसी दिन हम मनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज डे। 24 अप्रैल को आता है हमारा नेशनल पंचायती राज दिवस। 19 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। 26 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। साथ ही साथ 28 अप्रैल को क्या आता है बेटा हमारा वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ठीक है। अप्रैल 29 आता है हमारा इंटरनेशनल डांस डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 23 अप्रैल को आता है बेटा हमारा आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, बल्कि सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इसको बार बार गो थ्रू करना है, ठीक है। अपने नोट्स में इसको लिखो खुद से, और बार बार बस हर एक दिन इसको 5 मिनट के लिए गो थ्रू करो, ये अपने आप आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। इन विच कंट्री इज द रिसेंटली फेमस माउंट कनलाउन वोल्केनो लोकेटेड? हाल ही में मशहूर माउंट कनलाउन ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है बेटा हमारा फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में। क्लियर है? ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, ठीक है, ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है हमारा सेंट्रल फिलीपींस में, सेंट्रल फिलीपींस में एक आइलैंड है जिसका नाम है नेग्रोस आइलैंड, ठीक है, नेग्रोस आइलैंड, ठीक है। ये जो हमारा माउंट कनलाउन है, ठीक है, ये इस आइलैंड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक। जो माउंट कनलाउन है बेटा, ये हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी पार्ट है, ठीक है, ये हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी पार्ट है, और ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो ये ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये क्रेटर की तरह है, ठीक है, ये क्रेटर की तरह होता है, इसमें बिल्कुल अंदर की तरफ ज्वालामुखी वाली लावा भरी होती है, ठीक है। इसके अंदर गिर गए तो भुन के भी बाहर नहीं आ पाओगे, सीधा गल जाओगे, हड्डियां तक नहीं बचेंगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो बेटा, इन विच ईयर वॉज द अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स? अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस साल यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर मान्यता दी गई थी? तो ये दी गई थी बेटा 2016 को, ठीक है, 2016 में। 2016 में अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई थी एज यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स,
अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? ये बनाया गया था 2001 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ये कहाँ पर स्थित है बेटा? ये वेस्टर्न घाट में स्थित है। ठीक है, वेस्टर्न घाट में स्थित है। स्पेसिफिकली बात करें तो वेस्टर्न घाट के सदर्न पार्ट में, ठीक है, वेस्टर्न घाट के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ठीक है, सदर्न पार्ट हम कह सकते हैं। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। आ गए प्रधानमंत्री जी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड द मित्र विभूषण अवार्ड बाय विच कंट्री? पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने मित्र विभूषण अवार्ड दिया है? देखो ये जो मित्र विभूषण अवार्ड है बेटा, ठीक है, विभूषण से याद करो, एक विभीषण था हमारे पास। ठीक है, विभीषण का भाई कौन था? रावण। वो कहाँ रहता था? श्रीलंका में। श्रीलंका में ही उसकी सोने की लंका भी थी। ठीक है, अब भाई है तो भाई भी श्रीलंका में ही रहेगा, भाई भाई दोनों साथ में रहते थे, विभीषण। ठीक है, विभीषण का विभूषण कर दो तो ये किस कंट्री से है, बिलोंग करता है ये अवार्ड? ये अवार्ड है हमारा श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका का। ठीक है, और ये श्रीलंका का ना सबसे हाईएस्ट ऑनर माना जाता है। ठीक है, हाईएस्ट ऑनर माना जाता है जो कि दिया जाता है किसी भी फॉरेन लीडर को। ठीक है, ये दिया जाता है किसी भी फॉरेन लीडर को। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है श्रीलंका का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में ये अवार्ड दिया गया है किसको? हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को 5 अप्रैल। ठीक है, 5 अप्रैल को। ठीक है, यहीं से आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका के पीएम का नाम क्या है? ठीक है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है बेटा? तो इनका नाम है हरिणी अमर सूर्या। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये जो मित्र विभूषण अवार्ड है बेटा, ये किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और श्रीलंका ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखो बेटा। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ISSF वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन? ठीक है, ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में हुए ISSF वर्ल्ड कप 2025 के पहले स्टेज में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल जीते हैं बेटा टोटल 8 मेडल। ठीक है, भारत ने टोटल जीते हैं हमारे 8 मेडल, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, जिसमें से कि 4 तो गोल्ड जीते हैं। ठीक है, 4 गोल्ड जीते हैं, यहीं पे 2 सिल्वर हैं। ठीक है, 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, 2 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने? 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, यानी कि 8 मेडल जीते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं बेटा? तो वो है चाइना। ठीक है, चाइना ने जीते हैं सबसे ज्यादा मेडल। ठीक है, टोटल 11। ठीक है, 11 में से गोल्ड कितने हैं? 11 में से गोल्ड है 5, और सिल्वर मेडल जो इनने जीते हैं वो है 3, और ब्रॉन्ज मेडल भी इनने जीते हैं कितने? 3। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ISSF का फुल फॉर्म क्या है, तो ISSF का फुल फॉर्म है बेटा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं बेटा? 8। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है जीपी दृष्टि। ये जो जीपी दृष्टि है बेटा, ये इनिशिएटिव किस स्टेट में, भारत के किस राज्य में लॉन्च की गई है, शुरू की गई है? तो ये है बेटा, जी से याद कर लो, जी से जौन सा स्टेट आता है वही है, यानी कि ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, गुजरात। जीपी दृष्टि का फुल फॉर्म क्या है? देखो, जी से होता है गुजरात। ठीक है, गुजरात। पी से हो गया पुलिस। ठीक है, और दृष्टि क्या होता है बेटा? ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस, टैक्टिकल इंटरवेंशंस। ठीक है, टैक्टिकल इंटरवेंशंस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये है क्या? चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जीपी दृष्टि जो है बेटा, ये एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च की गई है किसके द्वारा? गुजरात पुलिस के द्वारा, एज अ मॉडर्न पुलिसिंग इनिशिएटिव। ठीक है, गुजरात पुलिस द्वारा आधुनिक
पुलिसिंग पहल के रूप में जीपी दृष्टि पहल शुरू की गई है। इट्स पर्पस इज टू यूज ड्रोन्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ क्राइम एरियाज, ट्रैफिक कंट्रोल एंड क्राउड मैनेजमेंट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है बेटा कि जल्दी रिस्पॉन्स करना, बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स करना, किसकी मदद से? ड्रोन्स की मदद से। ठीक है, जैसे कि उन क्षेत्रों पे निगरानी रखना जहाँ पे क्राइम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ट्रैफिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसका उपयोग किया जाएगा ताकि भीड़ भाड़ कम हो। ठीक है, दिस इनिशिएटिव स्टार्टेड इन 33 पुलिस स्टेशंस। ठीक है, ये 33 पुलिस स्टेशनों में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और अभी जो मेजर सिटीज़ हैं, ठीक है, वो है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, कम से कम 33 पुलिस स्टेशन में इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। क्लियर है? इस ड्रोन में क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे बेटा? ये लेस हैं किससे? एचडी कैमराज से। ठीक है, इसमें एचडी कैमराज लगाए गए हैं, हाई डेफिनेशन कैमराज, जिसमें नाइट विजन का भी सपोर्ट होगा। 4 किलोमीटर की रेंज के साथ ये हैं। ठीक है, और ये हवा में कम से कम 45 मिनट तक रुक सकते हैं। ठीक है, विच इज़ हेल्पिंग पुलिस रीच इंसिडेंट्स फास्टर देन पीसीआर वैन्स। देखो, मानेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ, हो सकता है मुमकिन हो। ठीक है, ड्रोन में देखो क्या क्या फीचर्स हैं। एचडी कैमरा है, नाइट विजन सपोर्ट है, 4 किलोमीटर की रेंज है, और 45 मिनट तक ये हवा में रह सकते हैं, जिससे पुलिस को पीसीआर वैन की तुलना में घटना स्थल पर तेजी से पहुंचने में मदद मिलती है। क्लियर है? गोल इज टू मेक पुलिसिंग स्मार्टर, टेक ड्रिवन एंड मोर एफिशिएंट फॉर पब्लिक सेफ्टी। इसका उद्देश्य क्या है बेटा? पुलिसिंग को अधिक स्मार्ट, तकनीकी आधारित और जन सुरक्षा के लिए अधिक कुशल बनाना है। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है बेटा जीपी दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 33 देखो बेटा, डोकरा आर्ट इन डिस्कशन इज मेनली रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। चर्चा में डोकरा कला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बेटा देखो, वैसे तो ये मेनली संबंध रखता है किस राज्य से? वेस्ट बंगाल से। ये जो हमारा डोकरा आर्ट है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल से संबंध रखता है। बट वेस्ट बंगाल हमें यहाँ ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से ये संबंध रखता है। वैसे तो ये मेनली वेस्ट बंगाल से है, लेकिन आंसर में अभी क्या होगा फिलहाल के लिए? छत्तीसगढ़। याद करो, मोहनजोदारो में एक डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला था, है ना? तो उसको बनाने के लिए जो टेक्निक यूज की गई थी, जो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक यूज की गई थी, वो सेम डोकरा आर्ट में यूज की जाती है। ठीक है, डोकरा आर्ट जो है बेटा, ये कम से कम 4000 साल पुराना एक ट्रेडिशनल मेटल कास्टिंग टेक्निक है, जो कि प्रैक्टिस की जाती है किसके द्वारा? डोकरा डमार ट्राइब के द्वारा, जो कि कहाँ से स्थित है? सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, यानी कि मध्य और पूर्वी भारत में। ठीक है, इट इज मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड, वेयर ईच पीस इज मेड बाय हैंड, नो मोल्ड्स, नो मशीन, मेकिंग एवरी आर्ट वर्क यूनिक। देखो, यहाँ पर हर एक कला जो बनाई जाती है इस डोकरा आर्ट के द्वारा, ठीक है, इसकी खासियत क्या है? देखो, एक लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड होता है, ठीक है, जिसमें ना तो कोई सांचा यूज किया जाता है, ना ही कोई मशीन यूज की जाती है, पूरा का पूरा काम जो है वो हाथों से किया जाता है। में कलाकार जो है बेटा, वो कांसे का यूज करता है और पीतल का यूज करता है टू क्रिएट फिगर्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जानवरों की फिगर्स बनाने के लिए, ट्राइबल डाइटीज बनाने के लिए, यानी कि जो हमारे देवी देवता होते हैं, आदिवासी देवी देवता, उनकी मूर्तियां बनाने के लिए, ठीक है, दिए बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, ठीक है, ट्रेडिशनल मोटिव्स इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड फोकलोर। ठीक है, ये किससे प्रेरित होता है? लोक कथाओं से प्रेरित पारंपरिक रूपांकनों की आकृतियां बनाते हैं। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अलावा और कहाँ कहाँ इसको प्रैक्टिस किया जाता है? इसको प्रैक्टिस किया जाता है बेटा उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। और कौन कौन सी ट्राइब है जो इसकी प्रैक्टिस करती हैं, जो इसका इस्तेमाल करती हैं? वो है हमारा गोंड समुदाय, ठीक है, संथाल और ढोकरा कम्युनिटी। ठीक है, ये जो समुदाय हैं हमारे, गोंड, संथल और ढोकरा, ठीक है, मेनली ये 3 कम्युनिटीज हैं जो कि इस डोकरा आर्ट का यूज करती हैं। ठीक है, डोकरा आर्ट इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, फोक स्टाइल एंड रस्टिक ब्यूटी, विद ईच आर्टिफैक्ट रिफ्लेक्टिंग द लाइफ, बिलीफ्स एंड एनवायरमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। डोकरा कला जो है बेटा, अपनी सादगी, लोक शैली और देहाती सुंदरता के लिए जानी जाती है, जहां प्रत्येक कलाकृति आदिवासी लोगों के जीवन, विश्वासों और पर्यावरण को दर्शाती है। क्लियर है?
चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। राम सहाय पांडे हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। राम सहाय पांडे जिनका हाल ही में निधन हो गया है बेटा, ये किस फील्ड से जुड़े थे, ठीक है, किस चीज से संबंध रखते थे। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, पॉलिटिक्स, साइंस, जर्नलिज्म या फोक डांस। तो ऑप्शन ए जो है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये फोक डांस से संबंध रखते थे। और स्पेसिफिकली पूछा जाए आपसे कि किस फोक डांस से ये संबंध रखते थे, तो एक डांस है जिसका नाम है राय, ठीक है। राय फोक डांस से ये संबंध रखते थे, ठीक है। राय फोक डांस से ये संबंध रखते थे। ये जो राय फोक डांस है बेटा, ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, बेदिया कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। बेदिया कम्युनिटी के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इनको काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था क्योंकि ये पंडित जी हैं, ठीक है, पांडे जी हैं, ठीक है, ब्राह्मण समाज से थे। तो इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था कि ये क्यों परफॉर्म कर रहे हैं ये राय फोक डांस। ये एक बार एक मेले में गए थे तो वहाँ पर ये फैन हो गए थे राय फोक डांस के, ठीक है। तब से इन्होंने अपना जीवन जो है पूरा का पूरा इस नृत्य कला को दे दिया था, ठीक है। इनको पद्मश्री भी मिला है बेटा 2022 में, याद रखिएगा, ठीक है। ये पद्मश्री अवॉर्डी हैं, ठीक है। इनको पद्मश्री कौन से ईयर में दिया गया था, इनको पद्मश्री मिला था 2022 में, ठीक है। साथ ही साथ इनको नृत्य शिरोमणि का टाइटल भी मिला है, नृत्य शिरोमणि टाइटल इनको कौन से साल में मिला था, तो वो था बेटा 1980, ठीक है। 1980 में इनको नृत्य शिरोमणि टाइटल भी दिया गया है। क्लियर है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी है, अपने नोट्स में बना लेनी है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो। हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द मेंस कैटेगरी इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में पुरुषों की कैटेगरी में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर बेटा भारत ने जीते हैं टोटल 6 मेडल, ठीक है। टोटल 6 मेडल, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जिसमें से हमें मिला है 1 गोल्ड, ठीक है, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है। 4 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, 4 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है उनका नाम क्या है, हितेश गुलिया, ठीक है, हितेश गुलिया, ठीक है। ये भारत के प्रथम इंडियन बॉक्सर हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन बॉक्सर, ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन बॉक्सर हैं जिन्हें गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। फर्स्ट इंडियन बॉक्सर हु वॉन द गोल्ड मेडल। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखो बेटा, विच फाउंडेशन डे ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI वॉज सेलिब्रेटेड ऑन April 1। देखो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कौन सा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है, तो ये था बेटा 62वां, ठीक है। 62 साल हो चुके हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है। तो ये जो 1 अप्रैल को इसका फाउंडेशन डे मनाया गया था वो था हमारा 62वां, ठीक है, 62nd। क्वेश्चन नंबर 37 देखो बेटा, द P4 इनिशिएटिव एम्ड एट इरेडिकेटिंग पॉवर्टी बाय 2029 हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। 2029 तक गरीबी खत्म करने के मकसद से P4 पहल किस राज्य में शुरू की गई है। देखो ये जो P4 है बेटा, ये क्या है, पब्लिक, प्राइवेट, पीपल और पार्टनरशिप। ये जो 4 P है बेटा, इनका मतलब है, ठीक है। पहले P से आता है, P4 का फुल फॉर्म जो है वो आता है पब्लिक, ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट, पीपल और चौथा P आता है पार्टनरशिप, ठीक है। चौथा P आता है बेटा पार्टनरशिप, ठीक है। एक पेप्सी भी लिख देते यहाँ पे तो मजा आ जाता, ठीक है। P4 इनिशिएटिव जो है इसका फुल फॉर्म है पब्लिक, प्राइवेट, पीपल, पार्टनरशिप, ठीक है। और ये जो हमारा P4 इनिशिएटिव है बेटा, ये लॉन्च कहाँ पर किया गया है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये लॉन्च किया गया है बेटा आंध्र प्रदेश में। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय CM
एन चंद्रबाबू नायडू, यानी कि ये जो प्रोग्राम है बेटा ये चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब? मार्च 2025 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एज पार्ट ऑफ द गोल्डन आंध्रा विजन 2047 एम्स टू कंप्लीटली इरेडिकेट पॉवर्टी इन द स्टेट बाय द ईयर 2029। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है बेटा वो ये है कि 2029 तक इसको गरीबी हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, गरीबी को पूर्ण रूप से यहाँ से हटाया जा सके 2029 तक। ठीक है, द प्रोग्राम एनकरेजेस द टॉप 10% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन टू वॉलंटरली सपोर्ट द पुअरेस्ट 20% ऑफ हाउस होल्ड्स, यानी कि ये जो कार्यक्रम है बेटा राज्य के शीर्ष 10% आबादी को सबसे गरीब 20% परिवारों की स्वेच्छा से सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसमें किस प्रकार की सहायता दी जा सकती है? यह सहायता व्यक्तिगत परिवारों को गोद लेने, पूरे गांवों या फिर मंडलों को गोद लेने या चिकित्सा उपचार या शिक्षा जैसी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए धन मुहैया कराकर प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है बेटा ये बहुत अच्छी है। जो लोग भी सक्षम है, ठीक है, जो लोग भी सक्षम है, अगर वो लोग खुद से अपनी इच्छा से सामने आए कि हम यहाँ पर इतने लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, और ये मदद किसी भी प्रकार से की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप फिनेंशियली ही उनकी मदद करो। ठीक है, मदद होती है जैसे अगर आप किसी भी गरीब बच्चे को अगर आप स्कूली शिक्षा प्रदान कराते हो, ठीक है, उनको एक्सेसरीज में मदद करते हो कि वो अपने लिए स्टेशनरी एक्सेसरीज खरीद सके, ठीक है, बैग्स खरीद सके, कॉपी खरीद सके, किताब खरीद सके, पेन पेंसिल। ठीक है, ये सब भी छोटी छोटी चीजें ना बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है किसी भी गरीब बच्चे के लिए। ठीक है, या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति का इलाज में मदद करा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सहायता है वो यहाँ से लोगों से डिमांड की जा रही है इस P4 इनिशिएटिव में। ठीक है, लेकिन ये खुद से है कि अगर जो लोग सक्षम हैं, ठीक है, जो लोग किसी को गोद ले सकते हैं, ठीक है, जैसे लोग गांव को गोद ले लेते हैं, किसी भी एरिया को गोद ले लेते हैं, तो उन लोगों से यहाँ पर ये इनिशिएटिव की मांग की जा रही है कि अगर आप लोग स्वेच्छा से सहायता करने के लिए आगे आते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा एक बहुत ही बड़े समाज के लिए। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी देगा अगर वाकई में यहाँ पर लोग आते हैं। अगर आप लोग जानते हो कि कोरोना काल में एक एक्टर था, ठीक है, ज्यादा बड़ा एक्टर नहीं है, छोटा सा एक्टर है, लेकिन हाँ काफी फेमस एक्टर है, सोनू सूद। ठीक है, उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे इतने लोगों की मदद करी थी, ठीक है, बिना किसी भी लालच के, बिना किसी भी स्वार्थ के। उन्होंने लोगों के लिए ट्रेन बुक करी, उन्होंने लोगों के लिए गाड़ियां बुक करी, प्लेन बुक करे, उन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया, जिससे कि क्या हुआ कि उनके लिए जो जगह थी ना लोगों के दिल में वो अपने आप बड़ी हो गई। ठीक है, मूवी में भले ही वो विलन का रोल प्ले करते हो, लेकिन लोगों के दिलों में उन्होंने बहुत अच्छे से राज कर लिया था उस कोरोना काल में। और अगर देखा जाए तो ये उनका काम नहीं था, ये बहुत सारे हमारे पास पूंजीपति हैं जिनके पास 762% से भी ज्यादा वृद्धि हो चुकी है उनकी पूंजियों में। ठीक है, सिर्फ कुछ ही सालों में उनकी जो कैपिटल है बेटा वो 702% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर देखा जाए तो ये काम उन लोगों का है। ठीक है, ये उन पूंजीपतियों का काम है जिनको आगे बढ़ के आना चाहिए था, लेकिन वहां पर हमें जो नाम सुनाई दिया वो खाली एक नाम था, सोनू सूद। ठीक है, और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने लोगों की मदद करी, लेकिन असल में ये उनका काम नहीं था, ये काम था हमारी सरकारों का, हमारे पूंजीपतियों का। तो ऐसे ही जो पूंजीपति हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सक्षम है किसी भी एरिया को गोद लेने के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी एरिया को इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए, उन लोगों को यहाँ पे खुद से सामने आना चाहिए। ठीक है, ताकि वो दूसरे लोगों की मदद कर सके, गरीब बच्चों की मदद कर सके, उनको शिक्षा में मदद कर सके, उनके लिए स्मॉल बिजनेसेस के लिए। ठीक है, ताकि कोई भी जो गरीब लोग हैं वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकें, उनको छोटे छोटे बिजनेसेस में उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा 2029 तक इनका एम जो है वो पूरा हो पाएगा P4 इनिशिएटिव में। ठीक है, यानी कि ये जो P4 इनिशिएटिव है ये मेनली 2029 तक यहाँ पे गरीबी हटाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसका लक्ष्य परिवारों को केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करना है, जैसे कि उनका स्किल जो है उसको डेवलप करना, उनके लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना। ठीक है, लघु व्यवसाय इंक्यूबेशन जैसे अनुकूलित हस्तक्षेप प्रदान करना। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और इसको सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि हर एक जगह होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में ना लोगों की कमी नहीं है जिनके पास बहुत ही अंधा पैसा है। और ये देखो हर किसी का कर्तव्य बनता है, जो भी इतना सक्षम हो कि वो किसी भी पर्सन की मदद कर सकता है, तो उसको हमेशा आगे आना चाहिए। ठीक है, चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? 2025 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने बेटा टोटल जीते हैं 10 मेडल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
यहाँ पर भारत ने जीता है बेटा 1 गोल्ड, ठीक है, 1 गोल्ड जीता है, 3 सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है, 3 सिल्वर मेडल जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। गोल्ड जीतने वाले पर्सन का नाम क्या है बेटा? पर्सन का नाम है मनीषा भनवाल, ठीक है, मनीषा भनवाल, ठीक है। इन्होंने जीता है गोल्ड किस कैटेगरी में? 62 किलो कैटेगरी में, ठीक है, 62 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत की कुल रैंक कितनी है, ठीक है, भारत की कुल रैंक कितनी है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में, तो भारत की जो रैंक है बेटा वो है 8th रैंक, ठीक है, 8वीं रैंक पे भारत है, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था बेटा? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो खेल है कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये आयोजित किया गया था अमान में, ठीक है, अमान जॉर्डन में, ठीक है, अमान जॉर्डन में ये खेले गए थे, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज कब किया गया था? 25 से लेके 30 मार्च में, ठीक है, 25 से लेके 30 मार्च तक ये जो खेल है ये चले थे, ठीक है। और इसको आयोजित करा था AAWC ने, ठीक है, AAWC ने। AAWC क्या है? AAWC है बेटा हमारा एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमिटी, ठीक है, रेसलिंग कमिटी, ठीक है। तो एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमेटी ने ये खेल आयोजित किए थे 25 से 30 मार्च तक अमान जॉर्डन में, ठीक है, जिसमें भारत का रैंक क्या है बेटा? 8, ठीक है। और इसमें 1 गोल्ड मेडल मिला है हमें, जो जीता है मनीषा भनवाल ने 62 किलोग्राम कैटेगरी में, 3 सिल्वर मेडल मिले हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा 10, यानी कि टोटल जो 10 मेडल हैं वो भारत ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखो बेटा, द गोरसम कोरा फेस्टिवल इज एनुअली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? गोरसम कोरा त्योहार हर साल भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बेटा हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में बेटा हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तवांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तवांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तवांग डिस्ट्रिक्ट में एक वैली है जिसको हम कहते हैं जेमिथांग वैली, ठीक है, जेमिथांग वैली। जेमिथांग वैली में ये जो फेस्टिवल है गोरसम कोरा, ठीक है, ये मनाया जाता है, जो कि स्थित है तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज? कॉमनवेल्थ देशों की पहली अफ्रीकी महिला सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है? तो इनका नाम है बेटा शिरले बॉचवे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं घाना से, ठीक है, घाना से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये पहली अफ्रीकन वुमेन है जो सेक्रेटरी जनरल के रूप में नियुक्त हुई है कॉमनवेल्थ नेशंस में, ठीक है। लगभग 4 साल के टेन्योर के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, 4 साल के टर्म के लिए अब ये क्या है? सेक्रेटरी जनरल है कॉमनवेल्थ कंट्रीज की, ठीक है। इनसे पहले अगर बात करें तो कौन थे हमारी सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ नेशंस में? तो इनसे पहले थी वो, उनका नाम था पेट्रिशिया स्कॉटलैंड, ठीक है, पेट्रिशिया स्कॉटलैंड, ठीक है। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड जो है ये कहाँ से बिलोंग करती थी? ये बिलोंग करती हैं डोमिनिका से, ठीक है, डोमिनिका से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉन द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024-25? नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024 और 25 किसने जीता है? तो ये जीता है बेटा हमारा हॉकी हरियाणा ने, ठीक है, हॉकी हरियाणा ने। और इन्होंने किसको डिफीट करा है? इन्होंने किसको हराया है? दे डिफीटेड हॉकी उड़ीसा, ठीक है, इन्होंने उड़ीसा की टीम को हराया है। कितने स्कोर से? 3 और 2 के स्कोर से, ठीक है। हॉकी हरियाणा डिफीटेड उड़ीसा, ठीक है, हॉकी हरियाणा यहाँ पे जीता है 3-2 के स्कोर से और इन्होंने हराया है उड़ीसा को। यहीं से अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, हॉकी इंडियाज प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या है बेटा? तो इनका नाम है दिलीप तिर्के, ठीक है, दिलीप तिर्के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ इज अ बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज?
एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ किन दो देशों के बीच होने वाली बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो ये जो बेटा एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ, ये आयोजित की गई है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने। ठीक है, ये किन दो देशों के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? ये है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर? ये इसका चौथा एडिशन है, ध्यान रखिएगा। ये जो एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ है बेटा, ये इसका 4th एडिशन है। ठीक है, 4th एडिशन है। और ये जो 4th एडिशन है बेटा, ये कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था हमारा 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक चला था। ठीक है, और कहाँ पर आयोजित किया गया था? विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम में और काकीनाथ, ठीक है, काकीनाथ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? तो ये यहाँ पर आयोजित किया गया था ये सैन्य अभ्यास, और ये किन दो देशों के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हु इज द ऑथर ऑफ द लेटेस्ट बुक टाइटल्ड द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया? द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नाम की नई पुस्तक रिलीज हुई है, और उसके लेखक का नाम यहाँ पे पूछा गया है। लेखक का नाम है बेटा संजीव चोपड़ा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो संजीव चोपड़ा जी हैं, ये एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, और ये फेमस राइटर इस वजह से हैं क्योंकि ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं। ठीक है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और एक फेमस राइटर हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है बिल्कुल शास्त्री जी के जीवन काल के ऊपर। ठीक है, उनकी जर्नी दिखाई है इस बुक में, पॉलिटिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी के बारे में इसमें संक्षिप्त में लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, वेयर आर द टोंगा आइलैंड्स लोकेटेड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? टोंगा आइलैंड्स जो हाल ही में खबरों में था, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेटा हमारा साउथ पैसिफिक ओशियन में, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, साउथ पैसिफिक ओशियन। अब ये न्यूज में किस लिए था, ये फेमस क्यों है इतना? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आया था इस साल 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। ठीक है, 7.1 मैग्नीट्यूड यानी कि तीव्रता का अर्थक्वेक यहाँ पर आया था, तो इस वजह से ये जो है न्यूज में बहुत ज्यादा चला था। 7.1 की तीव्रता बेटा बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि धरती फट सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखो बेटा, वंदना कटारिया हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? वंदना कटारिया जिन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं बेटा हॉकी से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं, लगभग 320। ठीक है, 320 के करीब इन्होंने मैचेस खेले हैं। ठीक है, और 158 गोल्स का इनका रिकॉर्ड है। ठीक है, 158 गोल इन्होंने अभी तक करे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है कौन से साल में? तो इनको जो पद्मश्री अवार्ड मिला है बेटा, वो मिला है 2022 में। ठीक है, 2022 में। साथ ही में 2021 में इनको अर्जुना अवार्ड भी मिला था। ठीक है, अर्जुना अवार्ड भी मिला था। और 2021 में, ठीक है, और 22 में, ठीक है, दोनों साथ में लिख लेते हैं, 2021 और 22 में इनको प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी मिला है। ठीक है, प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, इनका जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट था, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए इनको प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी मिला है। क्लियर है? साथ ही साथ इनको धनराज पिल्लई अवार्ड से भी नवाजा गया है, धनराज पिल्लई अवार्ड। ठीक है, धनराज पिल्लई अवार्ड भी इनको 2022 में मिला है। ठीक है, तो ये इनके कुछ अवार्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, टोटल मैचेस जो इन्होंने खेले हैं वो है 320। ठीक है, लगभग लगभग 158 का इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने गोल्स मारे हैं, और 21 खेल से संबंध रखते हैं, ये हॉकी से संबंध रखते हैं, जिन्होंने अब अपना रिटायरमेंट जो है घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा 46, इंडिया हैज रिवोक्ड द इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, इन विच ईयर डिड इट टेक प्लेस? पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद
भारत ने सिंधु जल संधि रद्द कर दी है, यह किस वर्ष हुआ था? यहाँ पे जो हमसे वर्ष पूछा जा रहा है बेटा वो इंडस वाटर ट्रीटी का पूछा जा रहा है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल संधि, ये कब इस पे हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, तो इस पे हस्ताक्षर किए गए थे 1960 में। ठीक है, 19 सितंबर, ठीक है, 1960 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर भारत और पाकिस्तान ने, ठीक है, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, जिसमें नदियों का बंटवारा हुआ था। ठीक है, जो हमारी 6 नदियां हैं, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम में 6 नदियां हैं, उनको 2 हिस्सों में बांटा था, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, ईस्टर्न रिवर्स में कौन कौन सी आती हैं बेटा? ईस्टर्न रिवर्स में आती हैं हमारी रवि, रवि, ब्यास और सतलज। ठीक है, सतलज। ठीक है, इन 3 नदियों का पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत इस्तेमाल कर सकता है, इसका कोई भी शेयर पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, और पाकिस्तान को जो मिलने वाली नदियां थी वो थी वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, वेस्टर्न रिवर्स में कौन कौन सी हैं? हमारी इंडस यानी कि सिंधु नदी, ठीक है, इंडस रिवर, ठीक है, झेलम, इंडस रिवर, झेलम और चेनाब। ठीक है, ये 3 नदियों का पानी जो है पाकिस्तान यूज कर सकता है, लेकिन 80%। ठीक है, इस पे 20% अधिकार किसका है? भारत का है। ठीक है, इन तीनों नदियों पे भारत का अधिकार 20% है और पाकिस्तान का अधिकार 80% था। ठीक है, तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये वर्ल्ड बैंक की निगरानी में की गई थी, इस पे साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा। अब पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ये फैसला लिया कि सिंधु जल संधि को अब हम रद्द कर देंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही घिनौनी हरकत थी पाकिस्तान की तरफ से, तो उसी के चलते यहाँ पर सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखो बेटा, पाकिस्तान हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द कैंसिलेशन ऑफ शिमला एग्रीमेंट, इन विच ईयर वाज दिस एग्रीमेंट मेड? पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है, यह समझौता किस साल हुआ था? तो ये हुआ था बेटा हमारा जुलाई 1972 को। ठीक है, जुलाई 1972 को। ये एग्जैक्टली वही समय है जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के वॉर के बाद एक एग्रीमेंट पे साइन किया गया था, और उसी समय बांग्लादेश का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, ये जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था बेटा, ये कब हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था बेटा? ये हुआ था 16 दिसंबर, 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को। तो ये कुछ डिटेल्स हैं आपको जो याद रखनी है। ठीक है, अभी फिलहाल ये जो कैंसिल हो रहा है, पाकिस्तान इसको कैंसिल कर रहा है शिमला एग्रीमेंट को, ये क्यों कर रहा है? यहाँ पर बेटा पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द नहीं किया है पहली बात, बल्कि अप्रैल 2025 में इसे निलंबित कर दिया है। ठीक है, ये जो घोषणा है भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करने और वाघा सीमा को बंद करने के निर्णय के साथ की गई थी। पाकिस्तान ने इसका कारण देखो कितना बढ़िया सा बताया है, कथित सीमा पार आतंकवाद और लक्षित हत्याएं बताई हैं। ठीक है, यानी कि भारत जो है यहाँ पर आतंकवाद बढ़ा रहा है और लक्षित हत्याएं कर रहा है सीमा पार आके। तो इन सभी कारणों के चलते पाकिस्तान ने क्या करा, वाघा बॉर्डर जो है उसको बंद कर दिया है, साथ ही साथ एयर स्पेस जो है भारत के लिए उसको भी बंद कर दिया है। ठीक है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसी वजह से पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वो शिमला एग्रीमेंट को कैंसिल कर देगा, यानी कि इसको निलंबित कर देगा, रद्द कर देगा। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक ऑन अप्रैल 22, 2025। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद घुसपैठ रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था बेटा ऑपरेशन एलओसी टिक्का, ऑपरेशन एलओसी टिक्का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखो बेटा, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बीन कंस्ट्रक्टेड? भारत का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है बेटा लद्दाख में। ठीक है, ये बनाया गया है हमारा लद्दाख में, लगभग लगभग 11,000 फीट ऊपर ये बनाया गया है। ठीक है, 11,000 फीट इसकी ऊंचाई होगी, 11,000 फीट पे ये बनाया गया है, जो कि हमारा पहला भारत का 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 50 देखो बेटा, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रेफर्ड टू विच आर्टिकल एज अ न्यूक्लियर मिसाइल। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? तो ये कहा है बेटा आर्टिकल 142 को, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, इसको न्यूक्लियर मिसाइल क्यों कहा गया है बेटा? क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी जा सकती है, जो कि डिलीवर करता है कंप्लीट जस्टिस, चाहे किसी भी केस में हो, किसी भी मैटर में हो। ठीक है, चाहे किसी भी वैधानिक सीमा को पार करना पड़े। तो इसी वजह से आर्टिकल 142 को क्या कहा गया है? जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इसको न्यूक्लियर मिसाइल कहा गया है। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे आज के 50 क्वेश्चन, यानी कि दूसरे सेट के 25 क्वेश्चन और टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, फिर अब हम करेंगे अपना सेट 3 अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है बच्चों? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही धमाकेदार और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हम लोग हमेशा लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे जो हम क्विजेस डालते हैं उसको रोज आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, उसका आंसर करो, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।